Hello guys, welcome back to our my YouTube channel. So today topic is regulatory enzyme. इसमें हम देखेंगे रेगुलेटरी एंजाइम क्या होती है, फिर देखेंगे एलोस्टेरिक एंजाइम्स क्या होती है और नॉन कोवलेंट मॉडिफिकेशन, कोवलेंट मॉडिफिकेशन क्या होता है, जाइमोजन क्या होता है, आइसोजाइम क्या होती है, राइबोजाइम्स क्या होती है, वो चीज हम डिटेल में स्टडी करेंगे स्टेप बाय स्टेप. सो फर्स्ट इज रेगुलेटरी एंजाइम्स. जैसे कि नेम ही इंडिकेट कर रहा है कि ऐसी एंजाइम्स जो रेगुलेशन के थ्रू एक्टिविटी शो करती है. इट मींस अगर सिग्नल स्ट्रांग होगा तो रेगुलेशन हाई होगी, मतलब कि रिएक्शन रेट इंक्रीज होगा. सिग्नल्स वीक होगा तो जो रिएक्शन रेट है वो डिक्रीज होगा. पहले हम देखते हैं कि बाइंड्स टू रेगुलेटरी कंपाउंड्स आइदर बाय रिवर्सिबल मैनर्स और इरिवर्सिबल मैनर्स. रिवर्सिबल मैनर्स जैसे कि नेम ही इंडिकेट कर रहा है विच कैन रिवर्स बैक, है ना, मतलब कि रिवर्स बैक होगा. रिवर्स बैक तब होगा अगर बॉन्डिंग कैसी होगी, वीक होगी. दैट इज कॉल्ड नॉन कोवलेंट बॉन्डिंग, है ना. अगर आपके रेगुलेटरी कंपाउंड की जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग होगी, मतलब कि वो रिवर्स बैक नहीं कर पाएगी, तो उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल और कोवलेंट बॉन्डिंग. सो पहले हम स्टडी करते हैं एंजाइम्स. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है एलोस्टेरिक एंजाइम्स. आपने जो है वो जैसे कि नेम ही इंडिकेट कर रहा है, एलो मीन्स अदर, स्टेरिक मीन्स साइड, मतलब कि जिसके पास एक अदर साइड प्रेजेंट होती है. एक्चुअल हमने जो एंजाइम स्टडी किया हुआ है हमने देखा हुआ है कि एंजाइम के पास एक एक्टिव साइड होती है, बट इन केस ऑफ एलोस्टेरिक साइड इट हैज एक्टिव साइड दैट इज कॉल्ड कैटालिटिक साइड्स and it has other side that is called regulatory side. तो एलोस्टेरिक एंजाइम के पास दो साइड्स होती है, एक होती है कैटालिटिक साइड, एक होती है रेगुलेटरी साइड. कैटालिटिक साइड पे सबस्ट्रेट बाइंड कर सकता है, सबस्ट्रेट बाइंड करेगा और रिएक्शन को आगे करेगा, और रेगुलेटरी साइड पे इफेक्टर्स बाइंड करेगा या मॉड्यूलेटर्स बाइंड करेगा. इफेक्टर और मॉड्यूलेटर्स एक ही चीज है. और याद रखना कि जो इफेक्टर है या मॉड्यूलेटर्स है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन को फास्ट कराएगा, नेगेटिव होगा तो रिएक्शन को इनहिबिट करेगा. जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है मॉड्यूलेटर्स कैन बी इनहिबिटरी और स्टिमुलेटरी. इनहिबिटरी मतलब इनहिबिट करेगा, स्टिमुलेटरी मतलब स्टिमुलेट करेगा, रिएक्शन रेट को इंक्रीज करेगा. सो एक चीज आपने यहाँ पे और समझनी है कि अगर मॉड्यूलेटर और सबस्ट्रेट सेम होगा इन स्ट्रक्चर, कंफर्मेशन एंड ऑल, लाइक देखो यहाँ पे सेम है, तो उसको बोलते हैं हम होमोट्रॉफिक. बहुत ही इंपॉर्टेंट, होमोट्रॉफिक. लोगों को काफी कंफ्यूजन आती है इसमें. वैसे होमो नेम ही इंडिकेट कर रहा है, होमो मीन्स सेम, ट्रॉफिक मीन्स, वैसे ट्रॉफिक का मतलब कुछ अलग होता है, ट्रॉफिक लेवल, जिससे लोगों में कंफ्यूजन आती है. बट आपने ध्यान रखना है यहाँ पे कि होमोट्रॉफिक मतलब अगर मॉड्यूलेटर और सबस्ट्रेट की शेप जो है वो सेम होगी, एक जैसे ही होंगे, और अगर मॉड्यूलेटर और सबस्ट्रेट डिफरेंट होंगे, लाइक यहाँ आप देख पा रहे होंगे, उसको बोलते हैं हम हेटेरोट्रॉफिक. क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉफिक्स. सो कुछ और प्रॉपर्टीज है एलोस्टेरिक एंजाइम्स की जो आपको नोट डाउन करनी है. सबसे पहले ये कैसा होता है, ओलिगोमेरिक. ओलिगोमेरिक मीन्स इट इज मेड अप ऑफ मल्टीपल सब यूनिट्स, है ना, उसको बोलते हैं ओलिगोमेरिक. और शो सिग्मोइडल कर्व, मतलब कि एस शेप कर्व, सिग्मोइडल कर्व शो करता है ना. डोंट फॉलो माइकलिस मेंटन इक्वेशन, मतलब कि एलोस्टेरिक एंजाइम जो है वो माइकलिस मेंटन इक्वेशन को फॉलो नहीं करता. माइकलिस मेंटन इक्वेशन क्या बोलता था, उसने एक ग्राफ दिया था मैक्सिमम वेलोसिटी के वैल्यू के, इसमें उसने बताया था कि कभी सैचुरेशन नहीं होगी, सैचुरेशन लेवल नहीं आएगा. बट यहाँ क्या होता है कि सिग्मोइडल कर्व शो करता है और ये बोलता है अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन सफिशिएंट होगी, हाई होगी, तो वहां पे क्या हो जाएगा, सैचुरेशन हो जाएगा, है ना. ये चीज आपने याद रखनी है. और जो आपका माइकलिस मेंटन है ये फॉलो करता है हाइपरबोलिक कर्व, और यहाँ पे एलोस्टेरिक में कैसा होता है, सिग्मोइडल कर्व. मैं आपको ये चीज जो नेक्स्ट स्लाइड में ग्राफ के फॉर्म में डिटेल में दिखाऊंगा. फिर देखो आप कोऑपरेटिव इंटरेक्शंस,
यहाँ पे कोऑपरेटिव इंटरेक्शन शो होता है एलोस्टेरिक एंजाइम में। जैसे अगर आपने सुना होगा हीमोग्लोबिन के केस में वो कोऑपरेटिविटी शो करता है ऑक्सीजन के बाइंडिंग के लिए। देखो जब ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल हीम ग्रुप के साथ बाइंड होता है तो वो एफिनिटी बढ़ाता है दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के लिए, फिर दूसरा मॉलिक्यूल बाइंड होता है वो तीसरे के लिए एफिनिटी बढ़ाता है, तीसरा बाइंड होगा वो चौथे के लिए एफिनिटी इंक्रीज करेगा। इट मीन्स उसको बोलते हैं हम कोऑपरेटिविटी। वही यहाँ पे ये भी कोऑपरेटिविटी शो करता है आपके सबस्ट्रेट के लिए। तो अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एलोस्टेरिक एंजाइम्स का, और फिर देखेंगे हम ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन की, ग्राफ कैसे शो करता है आपका माइकलस मेंटन के इक्वेशन में और मॉडरेटर के प्रेजेंस में, पॉजिटिव मॉडरेटर के प्रेजेंस में और नेगेटिव मॉडरेटर के प्रेजेंस में। ये है मैकेनिज्म ऑफ एलोस्टेरिक एंजाइम्स। ये यहाँ पे आपकी एक एलोस्टेरिक एंजाइम है जिसके पास एक कैटालिटिक साइट है वेयर सबस्ट्रेट कैन बाइंड, और दूसरा रेगुलेटरी साइट है वेयर मॉडरेटर्स कैन बाइंड, और मॉडरेटर्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो ये यहाँ पे एलोस्टेरिक एंजाइम है। कैसी एंजाइम है ये है लेस एक्टिव एंजाइम है ये, क्योंकि यहाँ पे मॉडरेटर बाइंड नहीं हुआ है। ध्यान रखना सबसे पहले बाइंड होगा मॉडुलेटर, क्योंकि यहाँ पे इस टाइप से शेप है और इस टाइप से मॉडुलेटर आया और यहाँ पे बाइंड हो गया, और फिर ये एंजाइम कैसी हो गई मोर एक्टिव एंजाइम ड्यू टू बाइंडिंग ऑफ मॉडुलेटर। ठीक है, फिर क्या हुआ जैसे यहाँ पे मॉडुलेटर बाइंड हो गया, पहले यहाँ पे कंफर्मेशन इस टाइप से थी, अब यहाँ पे कंफर्मेशन क्या हो गई एलोस्टेरिक एंजाइम की चेंज हो गई, कंफर्मेशन चेंज हो गई। फिर सबस्ट्रेट आएगा इसी शेप में और यहाँ पे बाइंड कर जाएगा और एक कॉम्प्लेक्स बन गया एक एक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एक्टिव एंजाइम थी जब मॉडरेटर बाइंड हो गया था, सबस्ट्रेट आया तो यहाँ पे बन गया एक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इस तरह से जो है वो एलोस्टेरिक एंजाइम के साथ मॉडुलेटर बाइंड होता है। अब देखो यहाँ पे इफेक्ट्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव मॉडुलेटर्स। देखो ये यहाँ पे जो ये वाला ग्राफ है ये है नॉर्मल मतलब कि माइकलस मेंटन इक्वेशन वाला। जो आपका एक्स एक्सिस है वहाँ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, वाई एक्सिस में मैक्सिमम वेलोसिटी दिखाई है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये हाइपरबोलिक कर्व नॉर्मल। अब क्या हुआ अगर आपका मॉडरेटर जो है वो पॉजिटिव होगा, मॉडरेटर कैसा होगा पॉजिटिव होगा या इफेक्टर पॉजिटिव होगा, तो क्या करेगा रिएक्शन के रेट को फास्ट करेगा और जो प्रोडक्ट है उसको भी इंक्रीज करेगा। देखो और शेप कैसी है एस शेप कर्व, सिग्मोइडल कर्व। अगर आपका जो मॉडरेटर है वो नेगेटिव होगा तो क्या करेगा वो यहाँ पे रिएक्शन के रेट को डिक्रीज करेगा, प्रोडक्ट थोड़ा कम बनाएगा। ये है इसका मैकेनिज्म। अब हम देखते हैं आइसोजाइम क्या होती है, जाइमोजाइम क्या होते हैं और राइबोजाइम्स क्या होती है। आइसो एंजाइम जैसे कि नेम ही इंडिकेट कर रहा है, आइसो मीन्स सेम एंजाइम। ठीक है, सो मल्टीपल फॉर्म ऑफ सेम एंजाइम डिफरेंट इन एमिनो एसिड सीक्वेंस, सबस्ट्रेट एफिनिटी और बीमेक्स बट कैटालाइज द सेम रिएक्शन। ये चीज आपने याद रखना है कि डिफरेंट होगा एमिनो एसिड सबस्ट्रेट और बीमेक्स में, बट रिएक्शन को ये एज इट एज कैटालाइज करेगा। एग्जांपल लैक्टोज डिहाइड्रोजिनेज हैज 5 isozymes each with homo or heterotetramer of 2 subunits that is H or M. Another regulatory enzyme is zymogen which is inactive precursor of enzyme but when they cleave to form active enzymes उसको बोलते हैं zymogen. Example trypsin, chymotrypsinogens etc. Another is ribozyme also called RNA एंजाइम। फ्रेंड्स जब मैं एंजाइम्स को स्टार्ट ही किया था पढ़ाना, मतलब कि फर्स्ट वीडियो बनाई थी एंजाइम्स पे, तो मैंने वहां बताया था कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम्स या आरएनए एंजाइम्स। यही है वो राइबोजाइम्स जो कि प्रोटीन नहीं होती बट एक्ट करती है, एक्ट लाइक एंजाइम्स, दैट इज कॉल्ड राइबोजाइम्स और आरएनए एंजाइम्स। इट रिक्वायर कोफैक्टर्स फॉर एक्टिविटी
विच कोफैक्टर, दैट इज मैग्नीशियम डाइवेलेंट मेटल आयन। ये चीज आपने याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि राइबोजाइम्स को एक्टिविटी के लिए कौन से कोफैक्टर की जरूरत पड़ती है, दैट इज मैग्नीशियम विच इज अ डाइवेलेंट मेटल आयन। ठीक है फ्रेंड्स, और आपने याद रखना है कि इसको डिस्कवर किसने किया, इसको डिस्कवर किया थॉमस आर चेक। थॉमस आर चेक ने इसको राइबोजाइम्स को डिस्कवर किया। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ रेगुलेटरी एंजाइम्स। अगर आपका इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये कंटेंट या वे ऑफ टीचिंग सही लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन टू गेट न्यू अपडेट्स। थैंक यू।